जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। विद्यालयों में जो शरारतें और मस्ती की घटनाएं होती रहती हैं, अगर उन्हें संजोया जा सके तो एक अद्भुत मनोरंजक संग्रह तैयार हो सकता है। वहां ज्यादातर छात्र जीवन की चिंताओं से परे रहते हैं। कुछ तो परीक्षाओं की फिक्र से भी मुक्त होकर मस्ती में डूबे रहते हैं। उनकी दिनचर्या मटर गश्ती, गपशप और मजाक मस्ती तक सीमित रहती है। कभी कभार उनका जोश और रचनात्मकता नाट्य मंच पर दिखती है या किसी विशेष आयोजन में झलकती है। बाकी का समय वे अपने साथियों का मनोरंजन करने में बिताते हैं। अगर किसी छात्र ने किसी विषय में थोड़ा अधिक उत्साह दिखा दिया, खेल कूद को छोड़कर, तो वह तुरंत चुटकुलों और मजाक का पात्र बन जाता है। अगर कोई बहुत धार्मिक है, नियमित पूजा पाठ करता है, नमाज अदा करने में तत्पर रहता है, तो उसके पीछे हंसी ठिठोली का बाजार गर्म हो जाता है। कोई पढ़ाई का दीवाना है या परीक्षा की तैयारियों में डूबा हुआ है, तो यह तय मानिए कि उसके खिलाफ शरारतें जरूर रची जा रही होंगी। कुल मिलाकर वहां वे छात्र जो निश्चिंत और खुले दिल के होते हैं, बिना किसी झंझट के जीते हैं। लेकिन जो धार्मिकता या ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, उनकी दुर्दशा होना तय है। महाशय चक्रधर इलाहाबाद के एक नामी विद्यालय के छात्र थे। वे मैं की कक्षा में दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे, लेकिन विद्वानों की तरह उन्हें हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हमेशा अपने जातीय गौरव में डूबे रहते थे। हिंदू परंपराओं की सादगी और पवित्रता पर मुग्ध थे। उन्हें नेकटाई, कॉलर या वास्कट जैसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। सीधा सादा मोटा कुर्ता और चमरौधे जूते पहनते थे। प्रातःकाल उनका दिन संध्या हवन से शुरू होता था और माथे पर चंदन का तिलक लगाना उनकी आदत थी। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए सिर मुंडाते थे, लेकिन एक लंबी छोटी जरूर रखते थे। उनका मानना था कि छोटी रखना प्राचीन ऋषियों की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। उनके अनुसार छोटी शरीर की अनावश्यक गर्मी को बाहर निकालती है और विद्युत प्रवाह को अंदर ले आती है। साथ ही शिखा को वे हिंदू पहचान का प्रतीक मानते थे। महाशय चक्रधर अपना भोजन खुद बनाते थे और वह भी बहुत हल्का और सुपाच्य। उनकी यह धारणा थी कि भोजन का सीधा असर मनुष्य के नैतिक विकास पर पड़ता है। वे विजातीय चीजों से दूरी बनाए रखते थे और उन्हें तुच्छ मानते थे। पंडित चक्रधर का खेल कूद से कोई सरोकार नहीं था। क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों की ओर उन्होंने कभी झांका भी नहीं। पाश्चात्य सभ्यता से तो उनका इतना परहेज था कि अंग्रेजी बोलने या लिखने में उन्हें संकोच होता। उनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर थी कि एक साधारण सा पत्र लिखना भी उनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। हाँ, अगर उन्हें कोई आदत थी तो वह पान चबाने की थी। इस आदत का वे वैद्य ग्रंथों से समर्थन करते और इसके गुणों का बखान करना उन्हें खूब भाता था। विद्यालय के खिलाड़ियों को कहाँ इतनी सब्र थी कि ऐसा शिकार हाथ से जाने दे। सबने मिलकर कानाफूसी शुरू कर दी कि इस जंगली को सभ्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए। वे फुसफुसाते, कैसा पंडित बना फिरता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं, अपने अलावा सभी को तुच्छ मानता है। इसकी ऐसी दुर्गति करनी चाहिए कि इसके सारे दकोसले छूट जाएं। इत्तेफाक से मौका भी जल्दी ही हाथ आ गया। कॉलेज शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि दर्शन शास्त्र की कक्षा में एक एंग्लो इंडियन युवती का दाखिला हुआ। वो मानो सौंदर्य की मूर्ति थी। गुलाबी सेब जैसा दमकता रंग, कोमल काया, मोहक मुस्कान और आकर्षक पहनावा। छात्रों को मजाक का मसाला मिल गया। अब इतिहास और भाषा की कक्षाएं सूनी हो गई, क्योंकि दर्शन की कक्षा में जगह पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सभी छात्र अपनी नजरें उस रमणी पर गड़ाए रहते, मानो चकोर चांद को निहार रहे हो। हर कोई उसकी एक मुस्कान का भूखा था, उसकी मधुर आवाज सुनने को लालायित। लेकिन नियति का नियम है कि जब दिलों पर सच्चे प्रेम का जादू चलता है तो वह बख्शता नहीं। बाकी छात्र तो उसकी खूबसूरती को देखकर बस आंखें सेकते रहते, लेकिन पंडित चक्रधर उसके प्रेम में पूरी तरह डूब चुके थे। चक्रधर की हालत यह थी कि उसकी तरफ देखने में भी झिझकते।
कहीं कोई देख न ले और उनके तिलक शिखा पर हंसी न उड़ाई जाए। जब मौका मिलता तो चुपके से, विनम्र और आतुर निगाहों से उसे निहार लेते, पर हमेशा सिर झुका हुआ और आंखें चुराई हुई, जैसे कोई चोर पकड़े जाने के डर से सहमा हो। लेकिन उनकी यह छिपी भावना छिपी कहाँ रह सकती थी। ताड़ने वाले छात्रों ने ताड़ लिया। जैसे ही उनके प्यार की भनक लगी तो सबकी बाँछें खिल उठी। 2 लड़कों ने उनसे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और ऐसे दिखाने लगे जैसे उनके सच्चे साथी हो। जब उन्हें लगा कि पंडित चक्रधर का उन पर भरोसा जम गया है, तो उन्होंने अपनी चाल चलने की तैयारी कर ली। एक दिन उन दोनों ने मिलकर लेडियों की शैली में पंडित चक्रधर के नाम से एक पत्र लिखा। माय डियर चक्रधर, काफी समय से मन कर रहा था कि आपको पत्र लिखूं, लेकिन यह सोचकर अब तक खुद को रोक रखा था कि बिना औपचारिक परिचय के ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब यह मन की बेचैनी सहन नहीं होती। आपने मुझ पर ऐसा क्या प्रभाव डाल दिया है कि आपकी छवि हर समय आंखों के सामने तैरती रहती है। आपकी शांत और सरल मूर्ति, आपका तेजस्वी माथा और साधारण लेकिन प्रभावी वेशभूषा सब मेरे ख्यालों में बस गए हैं। मुझे स्वभावतः दिखावे से नफरत है, लेकिन यहाँ हर किसी को बनावटी रंग में रंगा हुआ पाती हूँ। हर कोई ऐसा लगता है मानो मेरे प्रति आकर्षित है, लेकिन मैं उनके इरादों को भली भांति समझती हूँ। उनमें से अधिकांश केवल दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप उनमें अलग हैं। आपके स्वभाव में मुझे सच्चे आदर और वास्तविक स्नेह की झलक दिखाई देती है। कई बार मन करता है कि आपसे बातचीत करूं, लेकिन आप इतनी दूर बैठते हैं कि यह मुमकिन नहीं हो पाता। कृपया ईश्वर के लिए कल से मेरे पास बैठें। भले ही हम बात न करें, लेकिन आपका पास होना ही मेरे लिए सुकून देने वाला होगा। इस पत्र को पढ़ने के बाद इसे फाड़ दीजिएगा और इसका उत्तर पुस्तकालय की तीसरी अलमारी के नीचे रख दीजिएगा। आपकी लूसी। ये पत्र डाक में भेजा गया और कॉलेज में हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि इसका पंडित जी पर क्या असर होगा। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले ही दिन पंडित चक्रधर लूसी के पास बैठने की कोशिश में लग गए। लूसी के पास पहले से ही चक्रधर के दोस्त नईम और गिरिधर सहाय बैठा करते थे। चक्रधर ने गिरिधर से कहा, यार तुम मेरी जगह पर चले जाओ, मुझे यहाँ बैठने दो। नईम ने चुटकी ली। क्यों, जलन हो रही है क्या? चक्रधर ने जवाब दिया, जलन वजलन की बात नहीं है, यहाँ प्रोफेसर साहब की बातें सुनाई नहीं देती। वैसे भी मेरे कान थोड़े भारी हैं। गिरिधर ने मजाक करते हुए पूछा, अच्छा पहले तो यह बीमारी नहीं थी, ये कब से शुरू हो गई? नईम ने हंसते हुए कहा, और फिर प्रोफेसर साहब तो यहाँ से और भी दूर हो जाएंगे, तब कैसे सुनाई देगा? चक्रधर ने सफाई दी, दूर हो जाएंगे तो भी यहाँ बेहतर रहेगा। कभी कभी मुझे झपकी आ जाती है, सामने बैठा रहूं तो डर रहता है कि कहीं प्रोफेसर की नजर न पड़ जाए। गिरिधर ने कहा, तुम तो सिर्फ झपकी लेते हो, मैं तो यहाँ पूरी एक नींद निकालता हूँ। फिर? नईम ने हंसते हुए कहा, तुम भी अजीब हो, जब दोस्त होकर कुछ कह रहे हैं तो मान लो ना, चुपचाप दूसरी जगह बैठ जाओ। गिरिधर ने भारी मन से कहा, ठीक है, जगह छोड़ देता हूँ, मगर समझ लो ये कोई आसान काम नहीं। मैं अपने दिल पर पत्थर रख रहा हूँ, कोई लाख रुपए भी देता तो यहाँ से ना हटता। नईम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, ये जगह जन्नत से कम है क्या? लेकिन दोस्ती में तो थोड़ा त्याग करना पड़ता है। चक्रधर ने कृतज्ञ नजरों से उन्हें देखा और जाकर उस जगह बैठ गए। थोड़ी देर में लूसी भी अपनी जगह पर आ गई। पंडित जी बार बार उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उम्मीद कर रहे हों कि वह बातचीत शुरू करे, लेकिन लूसी पूरे ध्यान से प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी। पंडित जी ने सोचा शायद वह लाज के कारण बात नहीं कर रही। वैसे भी लज्जा तो नारी का सबसे खूबसूरत आभूषण होता है। चक्रधर लूसी के डेस्क की ओर बार बार मुंह फेरकर देखने लगे, लेकिन ऐसा लगा कि लूसी को उनके पान चबाने की आदत से चिढ़ हो रही थी। वह बार बार मुंह दूसरी ओर फेर लेती, लेकिन पंडित जी इन संकेतों को समझने वाले नहीं थे। वह तो ऐसे खुश थे मानो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उनके चेहरे पर गर्व ऐसा झलक रहा था जैसे कह रहे हो, तुम सब कहाँ इस किस्मत के हकदार हो, मुझ जैसा भाग्यशाली कोई और हो सकता है क्या? दिन किसी तरह गुजर गया। शाम को पंडित जी नईम के कमरे में पहुंचे और बोले, भाई मुझे एक लेटर राइटर की जरूरत है, बताओ किसका लेटर राइटर सबसे अच्छा है?
नईम ने गिरिधर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, लेटर राइटर लेकर क्या करोगे? गिरिधर ने मजाक करते हुए कहा, भाई नईम तो खुद किसी लेटर राइटर से कम नहीं। चक्रधर थोड़ा झिझकते हुए बोले, वो अगर किसी को प्रेम पत्र लिखना हो तो उसे कैसे शुरू करें? नईम ने हंसते हुए कहा, डार्लिंग लिखते हैं, और अगर रिश्ता बहुत गहरा हो तो डियर डार्लिंग भी लिख सकते हैं। चक्रधर ने सवाल किया, और खत खत्म कैसे करें? नईम ने शरारती अंदाज में कहा, पूरा हाल बताओ तो खत ही लिख दूं? चक्रधर बोले, नहीं, आप बस इतना बता दीजिए, मैं खुद लिख लूंगा। नईम बोले, अगर बहुत प्यार करने वाला हो तो लिखो योर डाइंग लवर, और अगर बस साधारण सा प्रेम हो तो योर्स फॉरएवर लिख सकते हो। चक्रधर ने फिर पूछा, कुछ शुभकामनाएं भी तो होनी चाहिए, है ना? नईम बोले, बिल्कुल, बिना शुभकामनाओं के तो कोई खत पूरा नहीं होता, खासकर मोहब्बत का। माशूक को लिखते वक्त दुआएं भी होनी चाहिए। आप लिख सकते हो, गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी, या फिर मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। चक्रधर ने कहा, ये सब कागज पर लिख दो। गिरिधर ने मुस्कुराते हुए एक कागज के टुकड़े पर सब कुछ लिख दिया। रात को जब चक्रधर खाना खाकर लौटे तो अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और बड़े मनोयोग से प्रेम पत्र लिखने में जुट गए। अक्षर बिगड़ बिगड़ जाने के कारण कई बार पत्र लिखना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद पिछली रात जाकर पत्र पूरा हुआ। चक्रधर ने उसे इत्र में भिगोया और अगले दिन पुस्तकालय में तय जगह पर रख दिया। यार दोस्त तो पहले से ताक में थे, पत्र उड़ा लाए और खूब मजे लेकर पढ़ा। 3 दिन बाद चक्रधर को लूसी का जवाब मिला। लिखा था, माय डियर चक्रधर, तुम्हारा प्रेम पत्र मिला। बार बार पढ़ा, आंखों से लगाया और चूमा। उसकी मनमोहक खुशबू ने दिल जीत लिया। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा प्रेम भी इसी तरह महकता रहे। तुम्हें शिकायत है कि मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रिय, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, ये दिल से होता है। जब मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेरती हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अंदर ही अंदर एक ज्वाला जल रही है जो मुझे भस्म कर रही है। तुम्हें पता नहीं कितनी आंखें हमें हर पल देखती रहती हैं। अगर कोई शक कर बैठा तो हमारा साथ हमेशा के लिए छूट सकता है, इसलिए हमें बेहद सतर्क रहना होगा। मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, कृपया माफ करना। मैं तुम्हें अंग्रेजी पोशाक में देखने की बेहद इच्छा रखती हूँ। वैसे तो तुम जो भी पहनते हो मेरे लिए हमेशा अनमोल हो। खास तौर पर तुम्हारा साधारण कुर्ता मुझे बेहद प्यारा लगता है, लेकिन बचपन से जिन वस्त्रों को देखते आई हूँ उनका आकर्षण अलग ही है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक वास्कट बनाई है, इसे मेरे प्रेम का छोटा सा तोहफा समझकर स्वीकार करो। तुम्हारी लूसी पत्र के साथ एक छोटा सा पैकेट भी था जिसमें वास्कट रखी हुई थी। दोस्तों ने आपस में चंदा जुटाकर बड़ी दरिया दिली से उसका खर्च निकाला था। साथ ही उस पर अच्छे खासे मुनाफे की संभावना भी थी। पंडित चक्रधर ने पत्र और उपहार पाकर इतनी खुशी महसूस की कि उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वे पूरे छात्रावास में घूमते रहे, वास्कट दिखाते रहे। मित्रों ने उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े, उसकी सिलाई की खूब सराहना की। किसी ने कहा, भाई ये तो सीधे पेरिस से मंगवाई गई है। इस देश में ऐसे कारीगर कहाँ मिलते हैं। अगर कोई ऐसा वास्कट सिलवा दे तो मैं 100 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ। लेकिन असलियत में वास्कट का कपड़ा इतना गहरा रंगली था कि कोई भी सुरुचि संपन्न व्यक्ति उसे पहनने की सोचता तक नहीं। फिर भी दोस्तों ने चक्रधर को पूर्व दिशा की ओर खड़ा किया और शुभ मुहूर्त में वह वास्कट उन्हें पहनाया। पंडिताजी नए सूट में फूले न समा रहे थे। कोई भी आता और कहता, भाई तुम तो अब पहचान में ही नहीं आते, क्या ठाट बाट हो गया है तुम्हारा? चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे सोने को तपाकर कुंदन बना दिया हो। बस अब तो पूरा अंग्रेजी सूट पहन लो, फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। सारी लड़कियां तो लट्टू हो जाएंगी। आखिर दोस्तों ने तय किया कि पंडिताजी के लिए एक बढ़िया अंग्रेजी सूट बनवाया जाए। सब मिलकर एक नामी दुकान पर गए और वहां से महंगा सूट खरीद लाए। रात में जश्न मनाने के लिए गाने बजाने का भी इंतजाम किया गया। अगले दिन सुबह 10 बजे पंडिताजी को नया सूट पहनाया गया। पंडितजी तो थोड़ा शर्माते हुए बोले, मुझे ये कपड़े तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम लोगों को कैसे इतने पसंद आ गए?
नईम बोले, जरा आईने में देखो तो सही, शाहजादे लग रहे हो पूरे, तुम्हारे हुस्न पर तो हमें रश्क हो रहा है। खुदा ने ऐसी सूरत दी और तुम मोटे कपड़ों में इसे छिपाए बैठे थे। चक्रधर बोले, भाई नेकटाई तो ठीक से बांध दो, मुझे नहीं आता ये झंझट। गिरिधर सहाय ने नेकटाई ऐसी कसकर बांधी कि पंडित जी का दम घुटने लगा। बोले, यार ये बहुत तंग है। गिरिधर बोले, अरे ये फैशन है, डीली टाई खराब मानी जाती है। नईम ने मजाक में कहा, अभी तो इन्होंने बहुत डीली बांधी है, मैं तो और ज्यादा कसकर बांधता हूँ। चक्रधर ने कहा, अरे भाई या तो दम घुट रहा है। नईम हंसते हुए बोले, और टाई का असली मतलब ही यही है, इसे इसलिए बांधा जाता है कि आदमी ज्यादा जोर जोर से सांस न ले सके। बेचारे पंडित जी के प्राण संकट में थे, चेहरा लाल हो गया था और आंखों में पानी भर आया था, लेकिन टाई को ढीला करने की हिम्मत नहीं हुई। नए ठाट बाट के साथ जब कॉलेज पहुंचे तो दोस्तों का एक झुंड उनके पीछे ऐसे चला जैसे बारात चल रही हो। सब एक दूसरे को देखकर मुंह छुपाकर हंसते जा रहे थे, लेकिन पंडित जी को इसकी भनक तक नहीं थी। क्लास में जाकर जब बैठे तो थोड़ी देर में लूसी भी आई। उसने पंडित जी के नए रूप को देखा तो चौंक गई। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पंडित जी ने सोचा कि यह उनकी तारीफ में मुस्कुरा रही है। अब बार बार उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन लूसी का ध्यान तो बिल्कुल कहीं और था। पंडित जी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने लगा। उनकी दिनचर्या धार्मिक जोश और जाति प्रेम में जैसे तूफान सा आ गया। सबसे पहले उनकी शिखा छोटी पर छुरा चला, अंग्रेजी स्टाइल में बाल कटवा लिए। लोग हैरान होकर पूछने लगे, अरे महाशय ये क्या कर डाला? आप तो कहते थे कि शिखा से बिजली का प्रवाह शरीर में आता है, अब वह किस रास्ते से आएगी? पंडित जी ने बड़े दार्शनिक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम सबको उल्लू बना रहा था, क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि ये सब पाखंड है? मुझे इन सब पर कभी यकीन था ही नहीं, बस तुम सबको चकमा दे रहा था। नईम ने ठहाका लगाकर कहा, वल्लाह पंडिता जी, आप तो बड़े झांसेबाज निकले। हम तो आपको बछिया के ताऊ समझते थे, पर आप तो पूरे चालाक निकले। चक्रधर बोले, अब देखना लोग क्या क्या कहते हैं। शिखा के साथ साथ संध्या हवन का भी सफाया हो गया। हवन कुंड कमरे में चारपाई के नीचे फेंक दिया गया और कुछ ही दिनों बाद वह सिगरेट की राख रखने का डिब्बा बन गया। जिस आसन पर बैठकर पंडिताजी हवन किया करते थे, वह अब पायदान का काम करने लगा। अब तो पंडिताजी रोज नहाते, साबुन रगड़ते, बालों में कंघी करते और सिगार फूंकते। उनके यार दोस्त उन्हें खूब हवा देते। एक दिन सलाह हुई कि इस चंडूल से वास्कट के पैसे वसूलने चाहिए, वो भी सूद समेत। इसी बीच लूसी का एक चिट्ठी आ गई। उसने लिखा, आपके बदलाव से मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे आपसे ऐसे ही उम्मीद थी। अब आप इतने योग्य हो गए हैं कि कोई भी यूरोपियन लेडी आपकी संगत में अपना अपमान नहीं समझेगी। अब मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है कि अपने अनंत और अविरल प्रेम का कोई निशानी मुझे दीजिए, जिसे मैं हमेशा अपने पास रख सकूं। मैं कोई महंगी चीज नहीं, बस एक प्रेम से भरी सौगात चाहती हूँ। चक्रधर ने दोस्तों से पूछा, अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, क्या भेजना ठीक रहेगा? नईम बोले, यह उसकी तालीम और मिजाज पर निर्भर करता है। अगर वह नए जमाने की लेडी है तो कुछ महंगी और स्टाइलिश चीज भेजो, जैसे रुमाल, रिस्ट वॉच, परफ्यूम, फैंसी कंघी, आईना, लॉकेट या ब्रश वगैरह। और अगर गंवारिन है तो फिर मुझसे मत पूछो, मुझे गंवारियों का मिजाज नहीं पता। चक्रधर बोले, अरे जनाब, वह अंग्रेजी पढ़ी लिखी है और बड़े ऊंचे घराने की है। नईम बोले, तो फिर मेरी सलाह मानो और ढंग की चीजें खरीदो। शाम को सब दोस्त चक्रधर के साथ बाजार गए और ढेर सारी चीजें खरीद लाए। सब महंगी और स्टाइलिश चीजें थी। कुल मिलाकर 75 रुपए खर्च हो गए। पंडिताजी ने बिना किसी शिकन के मुस्कुराते हुए रुपये निकाल दिए। लौटते समय नईम ने मजाकिया लहजे में कहा, हाय काश हमें भी ऐसी खुशमिजाज बीवी मिलती। गिरिधर चुटकी लेते हुए बोले, भाई जहर खा लो, जहर। नईम ने छेड़ते हुए कहा, दोस्ती का मतलब तो यही है कि एक बार हमें भी उनके दर्शन करने का मौका मिले। क्यों पंडिताजी, आप इसमें कोई बुराई तो नहीं देखते? गिरिधर ने हंसते हुए जोड़ा, खैर खुदा करे उन्हें जल्दी इस दुनिया से मुक्ति मिले। रातों रात पैकेट तैयार हुआ।
और सुबह सवेरे पंडित जी उसे लाइब्रेरी में रख आए। चूंकि लाइब्रेरी सुबह जल्दी खुल जाती थी, कोई अड़चन नहीं हुई। उन्होंने उधर मुंह फेरा और इधर दोस्तों ने माल उड़ा लिया। इसके बाद नईम के कमरे में चंदे के हिसाब से हिस्से बांटे गए। किसी ने घड़ी पाई, किसी ने रूमाल, तो किसी ने कुछ और। 1 रुपये के बदले 5-5 रुपए का माल सबके हाथ लगा। प्रेमीजन का धैर्य सचमुच अद्वितीय होता है। निराशा पर निराशा हाथ लगने के बावजूद धैर्य नहीं टूटता। बेचारे पंडिता जी ने विपुल धन खर्च करने के बाद भी प्रेमिका से सीधे संवाद का सौभाग्य नहीं पाया। वह प्रेमिका भी कम अद्भुत न थी, जो पत्रों में शहद घोलती थी, मगर सामने आते ही नजरें फेर लेती थी। पंडिता जी कई बार सोचा करते कि खुद जाकर पहल करें, मगर साहस जवाब दे जाता। ये समस्या उनके लिए विकट थी, लेकिन इससे भी वह हतोत्साहित नहीं हुए। अब तो हवन और संध्या जैसे कर्मकांड उनकी दिनचर्या से बाहर हो चुके थे। बाल पहले ही नए फैशन में कटवाए जा चुके थे। अंग्रेजी अब उनकी मुख्य भाषा बन गई थी, भले ही वह टूटी फूटी और अशुद्ध क्यों न हो। रातों को वह अंग्रेजी मुहावरों की किताब लेकर ऐसे रटते जैसे कोई स्कूली पाठ हो। बचपन में भी उन्होंने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। उन्हीं रटे रटाए मुहावरों का वह मौकों पर उपयोग करते। 2-4 बार लूसी के सामने भी अंग्रेजी का प्रदर्शन कर दिया, जिससे उनकी योग्यता और अधिक उजागर हो गई। लेकिन उनके मित्रों को अब भी उन पर रहम नहीं आया। एक दिन चक्रधर को लूसी का पत्र मिला, जिसमें उसने बड़ी विनम्रता और आग्रह के साथ यह लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि आपको अंग्रेजी खेलों में भी दक्ष देखूं। मैंने कभी आपको फुटबॉल या हॉकी खेलते हुए नहीं देखा। एक सच्चे अंग्रेज जेंटलमैन के लिए यह जरूरी है कि वह इन खेलों में निपुण हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस मामूली सी याचना को स्वीकार करेंगे। लूसी ने आगे लिखा, अंग्रेजी वेशभूषा और आचार व्यवहार में तो अब आपका कोई सानी नहीं। मैं चाहती हूँ कि खेल के मैदान में भी आपकी श्रेष्ठता साबित हो। शायद भविष्य में कभी आपको लेडियों के सामने भी खेलना पड़े। ऐसे में आपकी और आपसे ज्यादा मेरी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। इसलिए कृपया टेनिस खेलना शुरू कीजिए। 10 बजे पंडित जी के हाथ वह पत्र पहुंचा। दोपहर में जैसे ही विश्राम की घंटी बजी, वह सीधा नईम के पास पहुंचे और बोले, यार जरा फुटबॉल निकाल देना। नईम, जो खुद फुटबॉल टीम के कप्तान थे, मुस्कुराते हुए बोले, भाई सब खैरियत तो है। इस तपती धूप में फुटबॉल खेलने का ख्याल कहाँ से आ गया? आप तो कभी मैदान की ओर झांकते भी नहीं। आज अचानक ये जुनून क्यों? चक्रधर ने तुनक कर जवाब दिया, तुमसे मतलब? बस गेंद निकाल दो, मैं मैदान में भी तुम सबको मात देकर दिखाऊंगा। नईम हंसते हुए बोले, जनाब कहीं चोट चपेट लग गई तो सारा झंझट हमारे सिर पड़ेगा। प्लीज खुदा के लिए इस वक्त इसे रहने दो। चक्रधर झुंझलाते हुए बोले, चोट तो मुझे लगेगी, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? गेंद निकालने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आखिरकार नईम ने गेंद दे दी और पंडित जी तपती हुई दोपहरी में मैदान पर जाकर अभ्यास में जुट गए। बार बार गिरते, आसपास खड़े लोग ठहाके लगाते, लेकिन पंडित जी अपनी धुन में मग्न थे। उनकी परवाह का तो नामो निशान भी नहीं था। इसी बीच उनकी नजर लूसी पर पड़ी, जो वहां से गुजर रही थी। पंडित जी मानो और जोश में भर गए। बार बार गेंद को लात मारने की कोशिश करते, मगर निशाना चूक जाता। पैर गेंद को छू भी लेता तो ऐसा लगता मानो गेंद को कोई फर्क ही न पड़ा। वहीं दूसरे लोग एक ठोकर में गेंद को आसमान तक पहुंचा देते। फिर भी पंडित जी अपनी रौ में कहते, मैं जब जोर से मारूंगा तो ये इससे भी ऊंचा जाएगी। लेकिन नतीजा वहीं झांक के 3 पात। लूसी ने 2-3 मिनट तक उनकी हालत पर खड़े खड़े हंस लिया। आखिरकार उसने नईम से कहा, नईम, इस पंडित को क्या हो गया है? हर दिन कोई न कोई तमाशा करता है। इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं? नईम ने मुस्कुराते हुए कहा, मालूम तो कुछ ऐसा ही पड़ता है। शाम को जब सब लोग छात्रालय में इकट्ठा हुए तो दोस्तों ने पंडित जी को बधाई दी। भाई तुम तो बड़े खुशनसीब हो। हम लोग सालों से फुटबॉल को कॉलेज में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने हमारी तारीफ नहीं की। और तुम्हारे खेल की हर तरफ तारीफ हो रही है। खासकर लूसी ने तो बड़ी तारीफ की। वह कह रही थी, जिस तरह से ये खेलते हैं, ऐसा अंदाज मैंने बहुत कम हिंदुस्तानियों में देखा है। लगता है ऑक्सफोर्ड का अनुभवी खिलाड़ी है। चक्रधर ने उत्सुकता से पूछा, और क्या कहा? सच सच बताओ।
नईम ने चुटकी लेते हुए कहा। अब सब कुछ साफ साफ मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? लगता है तुमने टट्टी की आड़ में शिकार खेला है। बड़े उस्ताद हो भाई। हम सब मुंह ताकते रह गए और तुम मैदान मार ले गए। अब समझ आया कि हर दिन यह रूप रंग क्यों बदलते रहते थे। सच्ची बड़े खुशनसीब हो यार, चक्रधर बोले। मैंने तो उसी कायदे से गेंद पर लात मारी थी जैसा किताब में लिखा है। नईम ने चुटकी लेते हुए कहा। तभी तो बाजी मार गए भाई, नहीं तो क्या हम आपसे किसी बात में कम है? हाँ, आपकी जैसी सूरत कहां से लाए? चक्रधर मुस्कुराते हुए बोले। बहुत बढ़ा चढ़ाकर मत कहो, मैं कोई इतना बड़ा रूपवान नहीं हूं। नईम ने ठाका लगाया। अरे यह तो नतीजों से ही जाहिर हो रहा है। हम यहाँ साबुन और तेल लगाते लगाते हालत खराब कर लेते हैं, फिर भी कोई असर नहीं। और आप हैं कि बिना कुछ किए ही रंग रूप ऐसा दमकता है कि पूछो मत। चक्रधर थोड़े उत्सुक होकर बोले। उसने मेरे कपड़ों वगैरह को लेकर तो कुछ नहीं कहा? नईम ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर देखा कि जब तक वहां खड़ी रही उसकी निगाहें आप पर ही जमी रहीं। पंडिताजी का चेहरा गर्व से खिल उठा। दिल अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। जिसने भी उस दिन चक्रधर की वह अनोखी छवि देखी, वह इसे बरसों तक नहीं भूल सकता। लेकिन इस खुशी की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि अब कॉलेज का सेशन खत्म होने को था और दोस्तों की यह ख्वाहिश थी कि पंडिताजी एक शानदार दावत का आयोजन करें। जैसे ही प्रस्ताव रखा गया, तीसरे दिन पंडिताजी को लूसी का पत्र मिला। उसमें लिखा था, वियोग के कठिन दिन पास आ रहे हैं, न जाने आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ। मैं चाहती हूँ कि इस अविस्मरणीय प्रेम की निशानी के रूप में एक भव्य दावत हो। यदि खर्च आपके लिए कठिनाई पैदा करता है तो मैं पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। इस दावत में मैं और मेरी सहेलियां शामिल होंगी। कॉलेज के छात्र और अध्यापक भी मौजूद रहेंगे। भोजन के बाद हम अपने वियोगी दिलों के जज्बात साझा करेंगे। काश आपका धर्म, जीवन शैली और मेरे माता पिता की कठोरता हमारे बीच दीवार न बनती तो हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। ये पत्र पढ़ते ही चक्रधर के होश उड़ गए। उन्होंने दोस्तों से कहा, भाई चलते चलते एक शानदार दावत तो होनी ही चाहिए, फिर न जाने कौन कहाँ होगा। लूसी को भी बुलाया जाए। हालांकि इस समय पंडितजी के पास पैसे नहीं थे और घर वालों ने उनकी फिजूल खर्ची को लेकर कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान यह कैसे बर्दाश्त करता कि इस दावत का खर्चा लूसी उठाए। वह तो अपने प्राण भी उस पर न्यौछावर कर चुके थे। न जाने कितने बहाने बनाकर ससुराल से पैसे मंगवाए और पूरे जोशो खरोश के साथ दावत की तैयारियां शुरू कर दी। कार्ड छपवाए गए। भोजन परोसने वालों के लिए नई वर्दियां तैयार करवाई गई। अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों तरह के पकवानों का इंतजाम किया गया। दावत को लेकर ऐसी रौनक छा गई कि हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार करने लगा। अंग्रेजी पकवानों के लिए रॉयल होटल से बातचीत हो चुकी थी। इसमें बहुत सहूलियत थी। हालांकि चीजें महंगी थी, मगर सारा झंझट टल गया। नहीं तो पूरी जिम्मेदारी नईम और उसके साथी गिरिधर पर आ जाती। हिंदुस्तानी भोजन की सारी व्यवस्था का भार गिरिधर ने संभाल लिया। पूरे 2 हफ्तों तक तैयारियां जोरों पर थी। नईम और गिरिधर कॉलेज में पढ़ाई के लिए कम और मनोरंजन के लिए ज्यादा मशहूर थे। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। मजाक मस्ती में ही उनका समय बीतता था। कवि सम्मेलन का भी आयोजन तय हुआ। कवियों को न्योते भेजे गए। कुल मिलाकर यह आयोजन शानदार पैमाने पर तैयार किया गया। प्रीति भोज ऐतिहासिक हुआ। कॉलेज के कर्मचारियों ने गर्मा गर्म पूरियां परोसी। विद्यालय के इतिहास में यह भोज यादगार बन गया। दोस्तों ने जमकर लुत्फ उठाया। यहाँ तक कि कुछ शिक्षिकाएं भी बुला ली गई। मिर्जा नईम तो लूसी को किसी भी तरह मनाकर ले ही आए। इससे दावत का माहौल और रंगीन हो गया। लेकिन अफसोस, इस विशाल आयोजन का अंत चक्रधर के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ। मजाक तो दोस्तों के लिए था, मगर चक्रधर बेचारे की जान पर बनाई। वह सोचते रहे कि अब तो विदाई का समय आ ही गया है। इसके बाद मुलाकात हो या ना हो, अब और किस दिन के लिए सब्र किया जाए। दिल के गहरे जज्बात को क्यों न बयां किया जाए। अपने मन की वेदना क्यों छिपाई जाए। लोग तो खाने पीने में व्यस्त थे, लेकिन चक्रधर का दिल बेकाबू हो रहा था। वह भीतर ही भीतर हिम्मत जुटाते रहे। कभी देवताओं का स्मरण करते, कभी ईश्वर से प्रार्थना करते।
जैसे शिकारी अपने शिकार की ताक में रहता है, वैसे ही वह सही मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। भोज खत्म हुआ, पान और इलायची बांटी गई, बिछड़ने की बातें हो चुकी थी। मिस लूसी अपनी मोहक आवाज में सभी के दिलों को बेचैन कर चुकी थी। भोजशाला से निकलकर वह साइकिल पर सवार हो गई। कवि सम्मेलन में किसी ने मिसरा पढ़ा, कोई दीवाना बनाए कोई दीवाना बने। इधर चक्रधर धीरे धीरे लूसी के पीछे लग गए। साइकिल को जबरदस्त गति से दौड़ाते हुए उन्होंने आधे रास्ते में लूसी को रोक लिया। लूसी उन्हें यूं भागते हुए आता देख सहम गई। घबराकर बोली, ओ पंडिता जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? चक्रधर का गला भर आया, उनकी आवाज कांप रही थी। बोले, अब आपसे हमेशा के लिए बिछड़ना पड़ेगा। ये दर्द भरा विरह आखिर कैसे सहा जाएगा? मुझे तो लगता है कहीं यह सब सहते सहते दिमाग न फिर जाए। लूसी ने चौंक कर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप बीमार हैं? चक्रधर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओ डियर डार्लिंग, तुम पूछती हो कि बीमार हो? मैं तो अब खत्म हो गया हूँ, बस तुम्हारे प्रेम का सहारा ही मुझे जिंदा रखे हुए है। ये कहते हुए उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लूसी उनके इस उन्मादी व्यवहार से घबरा गई। गुस्से में बोली, आप मुझे यहाँ रोककर मेरी तौहीन कर रहे हैं, इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। चक्रधर ने दुख भरी आवाज में कहा, लूसी, इतनी कठोर मत बनो, चलते चलते इस तरह की निर्दयता मत दिखाओ। मैंने ये विरह के दिन कैसे काटे हैं, यह सिर्फ मेरा दिल जानता है। कोई और होता तो अब तक यह संसार छोड़ चुका होता। तुम्हारे वे अमृत जैसे पत्र ही तो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा थे। लूसी चौंक कर बोली, मेरे पत्र? कौन से पत्र? मैंने तो आपको कभी लिखा ही नहीं। लगता है आप कोई नशा करके आए हैं। चक्रधर ने अपने दिल की गहराई से कहा, डियर डार्लिंग, इतनी जल्दी सब कुछ मत भूलो। तुम्हारे वे प्रेम पत्र जो तुमने मुझे लिखे, वे ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे कहने पर मैंने यह भेष धारण किया, अपना सब कुछ छोड़ा, तुम्हारे लिए यह नया जीवन अपनाया। देखो तो सही, मेरे दिल पर हाथ रखो। ऐसा लगता है कि यह दिल धड़कते धड़कते बाहर ही आ जाएगा, और तुम्हारी यह कुटिल हंसी तो जैसे मेरे प्राण ले जाएगी। लूसी हंस पड़ी और व्यंग्य भरे लहजे में बोली, तुमने कहीं भांग तो नहीं पी ली है, या फिर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है? मैं और तुम्हें प्रेम पत्र लिखूं? हा हा हा, जरा अपनी शक्ल तो देखो, किसी जंगली सुअर से कम नहीं लगते। लेकिन पंडिता जी अब भी यही सोच रहे थे कि लूसी मजाक कर रही है। उन्होंने फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोले, प्रिय, इतने लंबे इंतजार के बाद यह मौका मिला है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। ये सुनकर लूसी का पारा चढ़ गया। उसने जोर से एक तमाचा चक्रधर के गाल पर जड़ दिया और सिंहनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, यू ब्लडी, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो अभी पुलिस बुला लूंगी। रास्कल! पंडिता जी चांटे की गोंद से हक्के बक्के रह गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मानसिक आघात के साथ यह शारीरिक चोट, यह दोहरी मुसीबत। लूसी तो चांटा मारकर हवा हो गई और बेचारे चक्रधर वहीं जमीन पर बैठकर इस पूरी घटना का विश्लेषण करने लगे। उस चांटे ने उनकी बाहरी आंखें आंसुओं से भर दी थी, लेकिन अंदर की आंखें खोल दी थी। वो सोचने लगे, कहीं ये सब कॉलेज के लौंडों की शरारत तो नहीं है? जरूर यही बात है। आह, पाजियों ने तो बड़ा चकमा दे दिया भाई, तभी सब मुझे देख देख कर हंसते रहते थे। मैं भी कोई कम अक्ल नहीं हूँ, पर इनके चक्कर में फंसकर टेसू बन गया। बड़े धूर्त निकले, ऐसा झांसा दिया कि उम्र भर याद रहेगा। वहीं से झल्लाते हुए आया और नईम से बोला, तुम बड़े दगाबाज हो, परले दर्जे के पाजी, उल्लू, गधे और शैतान। नईम हंसते हुए बोला, अरे भाई, कुछ बात तो बताओ, या सिर्फ गालियां ही देते रहोगे? मैंने गुस्से में कहा, क्या बताऊं? कहीं लूसी से कुछ कहा तो नहीं? अभी उसके पास से छांटा खाकर और मुंह में कालिख लगवा कर आ रहा हूं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे खूब उल्लू बनाया। इसकी कसर अगर न लूं तो मेरा नाम नहीं। मैं नहीं जानता था कि तुम लोग दोस्त बनकर मेरी पीठ पीछे छुरा घूंप रहे हो। अच्छा, जो वो गुस्से में पिस्तौल चला देती तो? नईम, अरे यार, माशूकों की घातें निराली होती हैं। मैं भड़क गया। तुम्हारा सिर, माशूक छांटे लगाते हैं क्या? वो आंखों से तीर चलाते हैं, कटार मारते हैं, लेकिन हाथों से थप्पड़ रसीद करने का नया चलन तुमने सुनाया है। गिरिधर, अच्छा, उससे आखिर कहाँ क्या? मैं कहाँ क्या?
अपनी प्रेम कहानी सुनाने बैठ गया। इस पर उसने ऐसा तगड़ा छांटा मारा कि कान अभी तक बज रहे हैं। उसके हाथ है कि पत्थर। गिरिधर हंसते हुए, गजब हो गया भैया, आप तो निरे भोले निकले। हमें क्या पता था कि आप इतने छिछोरे हो, नहीं तो मजाक ही क्यों करते। अब आपके कारण हम सबकी शामत आ गई। कहीं उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी तो सबकी लुटिया डूब जाएगी, और अगर अपने किसी अंग्रेज साथी से कह दिया तो हम सबको जान के लाले पड़ जाएंगे। आप तो निरे गधे हो, इतना भी नहीं समझ पाए कि सब दिल लगी थी। वैसे भी आप इतने खूबसूरत भी तो नहीं हो। मैं गुस्से से, दिल लगी तुम्हारे लिए थी, मेरे लिए तो मौत बन गई। अब चुपचाप मेरे 500 रुपये लौटा दो, नहीं तो तुम लोगों की गर्दन तोड़ दूंगा। नईम, अरे भाई, रुपयों के बदले खिदमत ले लो। कहो तो हजामत बना दे, जूते साफ कर दे, सिर सहला दे, बस खाना खिलाते रहना। वादा करता हूँ अब जिंदगी में कहीं मजाक नहीं करूंगा मैं। मत जले पर नमक छिड़को, तुम तो बच जाओगे, लेकिन मैं गया काम से। बदनाम हुआ सो अलग, और 500 की चपत भी पड़ी। ये दिल लगी थी या गला काटना? खैर, मैं न समझूं, पर ईश्वर तो समझेंगे। नईम, गलती हो गई भाई, अब तो खुद इस पर शर्मिंदगी हो रही है। गिरिधर, शर्मिंदगी का अभी बहुत वक्त मिलेगा। पहले यह बताओ कि अगर लूसी ने प्रिंसिपल से कह दिया तो अंजाम क्या होगा? तीनों को निकाल बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी भी हाथ से जाएगी। फिर? चक्रधर, तो मैं भी प्रिंसिपल के सामने तुम दोनों की सारी करतूतें खोल कर रख दूंगा। नईम, अरे यार, यही दोस्ती का सिला है। चक्रधर, बिल्कुल, तुम जैसे दोस्तों के लिए यही सजा काफी है। उधर तो रात भर मुशायरे का मजमा लगा रहा, और इधर यह त्रिमूर्ति बैठी अपनी खाल बचाने की जुगत में लगी रही। बात जब प्रिंसिपल तक पहुंची तो आफत सिर पर मंडराने लगी। अंग्रेज वाली बात है, पता नहीं क्या अनहोनी कर डाले। अंततः काफी माथापच्ची और बहस के बाद तय हुआ कि नईम और गिरिधर सुबह मिस लूसी के बंगले पर जाकर उससे माफी मांगेंगे, और जो भी सजा या प्रायश्चित वह तय करेगी उसे स्वीकार करेंगे। चक्रधर, मैं एक ढीला नहीं दूंगा। नईम, मत दो भाई, लेकिन कम से कम हमारी खैरियत तो रहने दो। गिरिधर, खैरियत की फिक्र छोड़ो, पहले ये सोचो कि रुपयों का इंतजाम कैसे होगा। वह बिना जुर्माना लिए तो मानेगी नहीं। नईम, भाई चक्रधर, खुदा के लिए इस वक्त दिल छोटा मत करो, नहीं तो हम तीनों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। वादा करता हूँ अब ऐसी गलती फिर नहीं होगी। चक्रधर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा, अपनी दुकान खोल लूंगा, तुम्हारा भट्टा बैठ जाएगा। इस बेवकूफी का मजा तुम दोनों को चखना पड़ेगा। ओह, कैसा झांसा दिया। बहुत मिन्नतों और गिड़गिड़ाने के बाद चक्रधर का गुस्सा शांत हुआ। अगली सुबह नईम लूसी के बंगले पहुंचे। वहां पता चला कि वह प्रिंसिपल के बंगले गई है। अब तो जान सूख गई। दिल ऐसा धड़कने लगा जैसे अभी छाती से बाहर कूद जाएगा। या अली, अब तुम ही मुश्किल को आसान करो। प्रिंसिपल अगर सुन लेगा तो जिंदा निकल जाएगा। ये सारा पचड़ा इस पंडित के चक्कर में पड़ा। क्या सूझा था इस बेहूदे को? नाजनीन से इश्क लड़ाने चला, अपनी शक्ल देखी है? और खप्त यह कि वह माहरू इस पर रींझ गई, हमें भी ले डूबा। नईम ने सोचा, अगर लूसी से रास्ते में मुलाकात हो जाए तो शायद मिन्नतें करके बात संभाली जा सके, लेकिन अगर वह प्रिंसिपल के पास पहुंच चुकी है तो उम्मीद खत्म। नईम तुरंत तांगा लिया और प्रिंसिपल के बंगले की ओर दौड़ पड़े। ऐसे भागे मानो जान के पीछे मौत लगी हो। रास्ता ऐसा भागे कि ठोकर लगती तो हड्डी पसली एक हो जाती। पर अफसोस, लूसी का कहीं अता पता नहीं। आधा रास्ता तय हो गया और उसका साया तक नजर नहीं आया। निराशा ने उनकी रफ्तार को धीमा कर दिया। नईम ने आखिर हिम्मत जुटाई और तेज कदमों से बंगले की ओर बढ़ चले। उनके मन में बस यही आस थी कि अगर लूसी दरवाजे पर मिल जाए तो शायद मामला संभल जाए। लेकिन तभी नजर पड़ी, लूसी प्रिंसिपल के बंगले के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। हालात ऐसे थे कि एक पल में सब कुछ तय होना था, या तो नाव डूबती या पार लगती। नईम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कंठ तक आ पहुंचा हो। उन्होंने पूरी ताकत से पुकारा, मिस टर्नर, हेलो मिस टर्नर, जरा रुक जाओ। लूसी ने पलट कर देखा। नईम को पहचानते ही ठहर गई और बोली, कहीं तुम उस पंडित की सिफारिश करने तो नहीं आए हो? मैं तो उसकी शिकायत करने जा रही हूँ। नईम ने तुरंत जवाब दिया,
तो पहले मुझे और गिरिधर को गोली मार दो, फिर जाना, लूसी ने गुस्से से कहा। बेशर्म लोगों पर गोली का असर नहीं होता, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। नईम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लूसी, असल गुनहगार तो हम दोनों हैं। वह बेचारा पंडित तो बस हमारे इशारों पर चल रहा था, सारा कसूर हमारा है। कसम तुम्हारे सिर की, हमसे गलती हो गई। लूसी ने तीखी नजरों से देखा और कहा, ये सब बकवास मत करो। नईम ने सफाई दी, हमने उसे बस एक मजाक का हिस्सा बनाया था, हमें क्या पता था कि वह तुम्हें छेड़ने लगेगा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि उसमें इतनी हिम्मत है। खुदा के लिए माफ कर दो, नहीं तो हमारा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। लूसी थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन बोली, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली, वह पंडित मेरे सामने 20 बार कान पकड़कर उठे बैठे। दूसरी, वह मुझे 200 रुपए मुआवजा देगा। नईम ने थोड़ा दयनीय स्वर में कहा, लूसी, इतनी सख्ती मत करो। सोचो उस गरीब पर क्या बीत रही होगी। काश अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती। लूसी हल्का मुस्कुराई और बोली, चापलूसी करना तो कोई तुमसे सीखे। नईम ने कहा, तो अब चलो वापस लौटते हैं। लूसी ने तुरंत पूछा, लेकिन मेरी दोनों शर्तें मानोगे ना? नईम ने कहा, तुम्हारी दूसरी शर्त तो हम सब मिलकर पूरी कर देंगे, लेकिन पहली शर्त सख्त है। बेचारा शायद जहर खा लेगा, उसके बदले मैं खुद 50 बार कान पकड़कर उठ बैठ सकता हूँ। लूसी ने तिरछी नजरों से देखा और कहा, तुम तो घोटे हुए बदमाश हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं उसी को सजा देना चाहती हूँ। उसने हिम्मत कैसे की मेरा हाथ पकड़ने की? नईम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, थोड़ा रहम कर लो प्लीज। लूसी ने सख्ती से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार नईम लूसी को लेकर वापस लौटे। पंडित के सामने शर्तें रखी गईं तो वह कांप उठा। वह लूसी के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नईम और गिरिधर को भी अपनी करतूत पर शर्मिंदगी हुई। अंत में लूसी का दिल पसीजा और उसने कहा, ठीक है, इनमें से कोई एक शर्त मान लो, मैं माफ कर दूंगी। लोगों को पूरा यकीन था कि चक्रधर रुपए वाली शर्त ही मानेंगे, क्योंकि लूसी के सामने कान पकड़कर उठा बैठी करना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन जब चक्रधर ने साफ साफ कहा, रुपए तो कतई नहीं दूंगा, हाँ 20 की जगह 40 बार उठक बैठक कर लूंगा, तो हर कोई हैरान रह गया। नईम ने हैरानी से पूछा, यार क्यों सबके सामने हमें नीचा दिखा रहे हो? रुपये क्यों नहीं दे देते? चक्रधर ने तीखे स्वर में कहा, रुपये तो पहले ही बहुत बर्बाद कर चुका हूँ, अब इस चुड़ैल के लिए 1 कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। 200 रुपये बहुत होते हैं। इसे लगा होगा कि मजे से 200 रुपये झटक लेगी और ऐश करेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अब तक रुपये खर्च करके अपनी इज्जत खराब करवाई है, अब बिना खर्च हंसी कराऊंगा। मेरे घुटनों में दर्द हो कोई बात नहीं, लोग हंसे तो भी परवाह नहीं, लेकिन इसकी जेब गर्म नहीं होने दूंगा। ये कहकर चक्रधर ने कुर्ता उतारा, धोती को ऊपर चढ़ाया और बरामदे से मैदान में उतर गए। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने उठक बैठक शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहलवान अखाड़े में करतब दिखा रहा हो। पंडिताजी ने उस वक्त समझदारी का सबूत दिया। वहां खड़े सभी लोग मूक थे, किसी के चेहरे पर हंसी तक नहीं थी। हर कोई अंदर ही अंदर शर्मिंदा था, यहाँ तक कि लूसी भी सिर झुकाए बैठी थी। शायद उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने यह अनचाही सजा देने का फैसला क्यों किया। 20 बार उठक बैठक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। चक्रधर ने जोर जोर से गिनती करते हुए 20 पूरी की और अपने कमरे की ओर गर्व से चलते बने। लूसी ने उन्हें अपमानित करना चाहा था, लेकिन हालात ने पलटी मार दी और खुद लूसी की इज्जत पर आघात हो गया। इस घटना के बाद कॉलेज 1 हफ्ते तक खुला रहा, लेकिन किसी ने पंडितजी को हंसते नहीं देखा। वह गुमसुम और उदासीन भाव से अपने कमरे में बैठे रहते। अगर कोई लूसी का नाम भी लेता तो वह भड़क उठते। उस साल की परीक्षा में पंडित जी फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने इस कॉलेज में कदम नहीं रखा। सुनने में आया कि वह शायद अलीगढ़ चले गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। आगरा कॉलेज के मैदान में शाम का वक्त था। 2 दोस्त टहल रहे थे। एक का नाम यशवंत था, दूसरे का रमेश। यशवंत लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था।
उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सेहत की चमक थी। वहीं रमेश छोटा सा, दुबला पतला और थोड़ी कमजोर नजर आ रहा था। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। यशवंत बोला, भाई, मैं तो आत्मा को पैसे से ऊपर रखता हूँ, पैसा मेरे लिए कुछ नहीं। रमेश ने हंसते हुए कहा, वाह, बढ़िया बात है। यशवंत ने गंभीर होकर कहा, हाँ, देख लेना, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है। रमेश ने चुटकी ली, ठीक है, दिखा देना, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मैं तो पैसे के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। 15 साल से किताबें पढ़ रहा हूँ, घर परिवार से दूर यहाँ अकेला पड़ा हूँ, और आगे भी पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने लोगों की चापलूसी करनी होगी। इसमें आत्मा कहाँ बचती है? यशवंत बोला, तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन मैं पैसे की ओर देखूंगा भी नहीं, और मुझे पता है कि तुम भी उतने बुरे नहीं हो जितना खुद को बता रहे हो। रमेश ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं और भी बुरा हूँ। यशवंत ने कहा, मुझे यकीन नहीं कि तुम स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करोगे। रमेश बोला, भाई, दुनिया में आदर्श का पालन तो बस सन्यासी ही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। अगर तुम्हें गिराकर मैं जीत सकता हूँ तो मैं तुम्हें जरूर गिरा दूंगा, और सच कहूँ, अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम भी मुझे गिरा दोगे। यशवंत गुस्से में बोला, तो तुम भाड़े के टट्टू हो? रमेश ने भी चुटकी ली, और तुम काट के उल्लू हो। दोनों बचपन से दोस्त थे, स्कूल में साथ पढ़े, कॉलेज से भी साथ निकले। यशवंत थोड़ा धीमा लेकिन बहुत मेहनती था। वो जो भी काम करता उसे पूरा करके ही दम लेता। वहीं रमेश बहुत तेज दिमाग वाला था, लेकिन आलसी। माय तक रमेश हमेशा आगे रहा, यशवंत पीछे। लेकिन सिविल सर्विस की बारी आई तो बाजी पलट गई। यशवंत ने सब कुछ छोड़कर पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना फिरना सब बंद कर दिया। वहीं रमेश क्रिकेट खेलता, दोस्तों के साथ मस्ती करता, और कभी कभार किताब खोलकर देख लेता। कदाचित रमेश को यह विश्वास था कि इस बार भी उसकी चपलता और लापरवाह स्वभाव यशवंत की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ेगा। वह अक्सर यशवंत को तंग करता, कभी उसकी किताब बंद कर देता, कभी मजाक में कहता, क्यों जान खपा रहे हो? सिविल सर्विस कोई स्वर्ग तो नहीं जो इसके लिए संसार से रिश्ता तोड़ लिया जाए। हालत ये हो गई थी कि यशवंत उसे दूर से आता देखता तो किवाड़ बंद कर लेता। आखिर परीक्षा का दिन आ ही गया। यशवंत ने सब कुछ रट रखा था, पर परीक्षा हॉल में उत्तर लिखने बैठता तो लगता जैसे सब कुछ याददाश्त से गुम हो गया। घबराहट उसकी आत्मा को कचोटने लगी। दूसरी तरफ रमेश, जो कभी गहराई से सोचने समझने का आदी न था, आत्मविश्वास से लबरेज था। उसका मानना था कि जब प्रश्न पत्र आएगा तभी सोचेंगे। परीक्षा का परिणाम निकला तो आलसी खरगोश को मेहनती कछुए से शिकस्त मिल गई। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे यकीन था कि काबिल इंसान के लिए यश और संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। उसने कानून की पढ़ाई शुरू की। हालांकि उसने अधिक मेहनत नहीं की, परंतु अव्वल दर्जे में पास हुआ। यशवंत ने उसे बधाई का तार भेजा। इस बीच यशवंत एक जिले का अफसर बन गया था। 10 साल बीत गए। यशवंत अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। उसके वरिष्ठ अधिकारी उससे बेहद खुश थे, लेकिन माताहतों के लिए वह परेशानी का सबब था। जितनी मेहनत वह खुद करता, उतनी ही दूसरों से भी करवाना चाहता। उसकी बेबाकी और सख्ती माताहतों को नागवार गुजरती, परंतु अफसरों की नजर में वह बेहद कारगर कर्मचारी था। नतीजा यह हुआ कि 5 साल के भीतर वह जिले का जज बन गया। दूसरी ओर रमेश का भाग्य उतना अनुकूल नहीं रहा। वह जिस अदालत में वकालत करने जाता, असफलता उसका पीछा करती। अगर जज देर से आता तो वह खुद अदालत छोड़ देता और फिर बुलाने पर भी न लौटता। वह कहता, जब जज को समय का मान नहीं तो मैं क्यों उसका इंतजार करूं? मुझे क्या पड़ी है? उसकी दलीलें बेबाक होती, परंतु खुशामद के आदि अधिकारी उसकी निर्भीकता को बदतमीजी समझते। रमेश में सहनशीलता की कमी थी। चाहे जज हो या विरोधी वकील, जो भी उससे उलझता वह उसे खरी खोटी सुनाने में देर न करता। एक बार तो उसने जिला जज से भी बहस कर ली। इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी वकालत की सनद रद्द कर दी गई। फिर भी मुवक्किलों के दिलों में उसका मान सम्मान बरकरार रहा। जब उसने आगरा कॉलेज में अध्यापन का दायित्व संभाला तो भाग्य ने उसे फिर ठोकर मारी। पहले ही दिन प्रिंसिपल से उसका मनमुटाव हो गया। प्रिंसिपल का आग्रह था कि विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखना चाहिए।
उनके लिए यह अनिवार्य नियम था कि कॉलेज का कोई भी छात्र किसी राजनीतिक सभा में भाग न ले। परंतु रमेश, जो स्वभावतः विद्रोही था, इस पाबंदी का घोर विरोधी बन बैठा। उसका मानना था कि अगर राजनीतिक गतिविधियों में किसी की भागीदारी आवश्यक है तो वह विद्यार्थी है। राजनीति उनके शैक्षणिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए। उसने अन्य देशों का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि वहां के छात्र आंदोलनों ने पूरे युग को परिवर्तित कर दिया है, तो फिर हमारे यहाँ छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश क्यों की जाती है। इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि साल पूरा होने से पहले ही रमेश को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। परंतु विद्यार्थियों के बीच उसकी लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। उसका जीवन परिस्थितियों और स्वभाव की मार से लगातार तराशा जा रहा था। पहले उसने मुवक्किलों के लिए अदालत से लड़ाई लड़ी, फिर छात्रों के अधिकारों के लिए प्रिंसिपल से टकराया और अब आम जनता के हक में सरकार को चुनौती दे दी। उसका स्वभाव ही निर्भीकता, आदर्शवाद, सत्यनिष्ठा और आत्माभिमान का मिश्रण था। ऐसे व्यक्तित्व के लिए जनता का सेवक बनने के अलावा और कोई राह नहीं थी। समाचार पत्रों में उसके लेखों ने तहलका मचाना शुरू कर दिया। वे इतने प्रभावशाली, तीव्र और सटीक होते थे कि जल्दी ही उसका नाम चारों ओर फैल गया। लोगों ने उसे एक नई शक्ति के रूप में पहचान लिया। अधिकारियों पर उसके लेख तीखे बाणों की तरह असर करते। उसकी आलोचनाएं इतनी सटीक होती कि उनसे बच पाना असंभव हो जाता। उसकी अतिशयोक्तियां हवा में नहीं उड़ती, बल्कि वास्तविकताओं पर गहरी चोट करती। देश की राजनीतिक स्थिति दिन ब दिन अधिक गंभीर हो रही थी। यशवंत, जो अपने पुराने मित्र के लेख पढ़ते थे, उन्हें गहरी चिंता होने लगी। वह रमेश को बार बार समझाते, संभल जाओ, कानून के पंजे में मत फंसो, अपनी कलम को थोड़ा संयमित करो। आखिर क्यों झर उगलने वाले कानून के सामने खुद को खड़ा करते हो। लेकिन रमेश को नेतृत्व और क्रांति का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था। वह यशवंत की नसीहतों को अनसुना कर देता। 5 साल बाद यशवंत का तबादला हुआ और वह आगरे का जिला जज बन गया। देश की राजनीतिक स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। खुफिया पुलिस ने एक ऐसा कोहराम मचा रखा था जिससे शासन तंत्र का संतुलन पूरी तरह डगमगा गया था। उनकी मनगढ़ंत कहानियां सुन सुनकर अधिकारी वर्ग आतंकित थे। कहीं प्रेस का गला घोंटा जा रहा था तो कहीं जन नेताओं को कुचलने की साजिशें रची जा रही थी। खुफिया पुलिस अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए अफसरों को इस तरह भड़काती थी कि हर एक स्वतंत्र सोचने वाला व्यक्ति उन्हें षड्यंत्रकारी और खतरनाक प्रतीत होता। रमेश ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अन्याय के आगे मौन साध ले। जितना अधिक अधिकारी निरंकुशता दिखाते, उतना ही उसका प्रतिरोध तेज हो जाता। वह नियमित रूप से जनसभाओं को संबोधित करता और उसके भाषण अक्सर क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होते। उसके तर्क स्पष्ट और सीधे होते, जिनमें कोई बनावट नहीं होती थी। उसका विश्वास था कि जो नेता अपने दिल की बात खुलकर न कह सके, वह जनता का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। रमेश ने कभी भी अपने विचारों को छिपाने की कला नहीं सीखी। उसे इस बात का डर नहीं था कि जेल या फांसी उसका इंतजार कर रही है। वह हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार था और यही वजह थी कि वह सरकार की आंखों में सबसे बड़ा कांटा बन चुका था। एक दिन यशवंत ने रमेश को अपने घर बुलवाया। रमेश के मन में आया कि कह दे, तुम्हें खुद आने में शर्म आती है क्या? आखिर तुम भी तो एक गुलाम हो। परंतु थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहला भेजा, कल शाम को आऊंगा। अगले दिन वह ठीक 6 बजे यशवंत के बंगले पर पहुंचा। उसने यह मुलाकात किसी को नहीं बताई। उसे लगा लोग यह न समझे कि वह अधिकारियों की चमचागिरी कर रहा है। साथ ही यह भी चिंता थी कि कहीं इस मुलाकात से यशवंत को नुकसान न पहुंचे। जब रमेश पहुंचा तब तक दियों की रोशनी हर कोने में फैल चुकी थी। यशवंत ने उसे गले लगा लिया। दोनों ने आधी रात तक खुलकर बातें की। यशवंत ने अपनी नौकरी के अनुभव साझा किए जो रमेश के लिए चौंकाने वाले थे। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यशवंत के राजनीतिक विचार कई मामलों में उससे भी अधिक उग्र थे। उसकी यह धारणा कि यशवंत अब पूरी तरह बदल चुका होगा गलत निकली। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, जब इतने कड़वे अनुभव है तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? कम से कम अपनी आत्मा को तो बचा सकोगे। यशवंत ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी फिक्र छोड़ो,
इस वक्त तुम्हारी चिंता है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। सरकार की नजरें इस समय तुम पर गड़ी है। मुझे डर है कहीं तुम गिरफ्तार ना हो जाओ। रमेश, इसके लिए तो पहले से ही तैयार हूं। यशवंत, लेकिन आखिर आग में कूदने से कोई फायदा होगा भी। रमेश, फायदा नुकसान की गणना मेरा काम नहीं। मेरा कर्तव्य है अपने मार्ग पर डटे रहना। यशवंत, तुम हमेशा जिद्दी रहे हो, लेकिन यह वक्त बड़ा पेचीदा है। सावधान रहना ही समझदारी है। अगर मैं देखता कि जनता में सचमुच जागरूकता है तो तुमसे पहले मैदान में उतरता, मगर जब देखता हूँ कि लोग बस अपने मतलब की सोचते हैं तो कदम आगे बढ़ाने का साहस नहीं कर पाता। दोनों मित्र देर तक बातचीत करते रहे। कॉलेज के दिनों की यादें ताजा हो गई। पुराने सहपाठियों और अध्यापकों पर चर्चा करते हुए हंसी ठिठोली चल पड़ी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे अब भी कॉलेज के विद्यार्थी हों। गंभीरता का नामो निशान नहीं था। रात काफी बीत चुकी थी। खाना खाते खाते रात का 1 बज गया। यशवंत ने कहा, अब कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ, बातें करेंगे। तुम तो कभी आते भी नहीं। रमेश तो पहले से ही फक्कड़ मिजाज थे। खाना खाकर बातचीत करते करते सो गए। सुबह जब नींद खुली तो 9 बज चुके थे। यशवंत उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी रात आगरा में भयानक डकैती हुई। रमेश जब सुबह 10 बजे घर पहुंचे तो देखा कि पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे ही वह पहुंचे, एक अधिकारी ने उन्हें वारंट दिखाया। तुरंत घर की तलाशी शुरू हो गई। अजीब बात यह हुई कि रमेश की मेज की दराज से एक पिस्तौल बरामद हो गई। इसके बाद तो हथकड़ियां लगा दी गई। अब कौन यह मानने को तैयार होता कि रमेश का इस डकैती में हाथ नहीं है, और भी कई नेताओं को इस षड्यंत्र में फंसाया गया। मुकदमा शुरू हुआ। बाकी लोगों का ईश्वर जाने, लेकिन रमेश इस मामले में पूरी तरह निर्दोष थे। उनके पास ऐसा मजबूत सबूत था जो उनकी बेगुनाही साबित कर सकता था। पर क्या वह इस सबूत का इस्तेमाल कर सकते थे? रमेश ने सोचा कि यशवंत खुद आगे आकर उनके वकील को गवाही देने का प्रस्ताव देगा। आखिर वह जानता था कि रमेश निर्दोष है। पर दिन बीतते गए और यशवंत की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। रमेश खुद शर्मिंदगी के मारे यशवंत का नाम गवाहों में शामिल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं इससे यशवंत किसी मुसीबत में न पड़ जाए। यशवंत दिल से निष्ठुर नहीं थे, उनके भाव भी सच्चे थे, लेकिन उनके कार्य जरूर निष्क्रिय थे। उन्हें अपने जिगरी दोस्त को बेगुनाही के बावजूद कष्ट झेलते देखना असहनीय था। कई बार वे भीतर से टूट जाते, आंखों में आंसू भर आते, लेकिन इतनी हिम्मत न जुटा पाते कि गवाही देकर उसे रिहा करवा ले। उनके मन में यह डर बस गया था कि कहीं अधिकारियों को गलतफहमी न हो जाए कि वे भी षड्यंत्रकारियों से जुड़े हैं। यह मेरे देशभक्त होने की कीमत है, वे मन ही मन सोचते। यहाँ सच जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है। पुलिस का खौफ इतना गहरा था कि भले ही उनकी गवाही से रमेश बच जाए, पर लोगों के मनों में यह शंका बनी रहती कि उन्होंने अपने देशवासी को बचाने के लिए झूठी गवाही दी है। और वह देशवासी कौन, जिस पर राजद्रोह का गंभीर आरोप है? इस उधेड़बुन में 1 महीना गुजर गया। उधर मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमे को यशवंत के ही इजलास में भेज दिया। इस डकैती में कई हत्याएं भी हुई थी और मजिस्ट्रेट के पास इतनी सख्त सजा देने का अधिकार नहीं था जितनी वह देना चाहता था। अब यशवंत गहरे संकट में पड़ गया। उसने छुट्टी की अर्जी लगाई, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। सिविल सर्जन अंग्रेज था, इसलिए उससे झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। मुसीबत सर पर खड़ी थी और इससे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भाग्य का कैसा खेल था, जो दोस्त बचपन से साथ खेले और साथ पढ़े थे, वे अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। सिर्फ एक कटघरे का फासला था, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि एक की जान दूसरे के हाथ में थी। दोनों की आंखें कभी आपस में नहीं मिलती थी। दोनों सिर झुकाए रहते। हालांकि यशवंत न्यायाधीश के पद पर था और रमेश अभियुक्त, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट थी। यशवंत का मन शर्म, ग्लानि और मानसिक यंत्रणा से घिरा हुआ था, जबकि रमेश के चेहरे पर निर्दोष होने का आत्मविश्वास छलकता था। दोनों मित्रों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक उदार और त्यागी था, जबकि दूसरा अपने स्वार्थ में उलझा हुआ। रमेश चाहता तो अदालत में उस रात की सारी सच्चाई बयान कर सकता था, लेकिन यशवंत जानता था
कि रमेश अपनी जान बचाने के लिए भी उस राज्य को उजागर नहीं करेगा जिसे वह छुपाए रखना चाहता है। मुकदमे की सुनवाइयों के दौरान यशवंत हर रोज भीतर से टूटता रहा। उसकी आत्मा और स्वार्थ के बीच लगातार संघर्ष होता रहता। लेकिन जिस दिन फैसला सुनाना था, उस दिन उसकी हालत एक अपराधी जैसी हो गई। वह इजलास में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार वह 3 बजे कचहरी पहुंचा। मुलजिम पहले से ही अपने भाग्य का निर्णय सुनने के लिए खड़े थे। रमेश आज कुछ अधिक ही गमगीन था। उसकी जिंदगी के संघर्ष में वह घड़ी आ पहुंची थी जब तलवार की नोक उसके सिर पर थी। अब तक जो डर उसकी अंतरात्मा में छिपा हुआ था, आज उसने एक ठोस रूप अख्तियार कर लिया था। यशवंत ने सख्त आवाज में फैसला सुनाया। जब उसके होठों से यह शब्द निकले कि रमेश चंद्र को 7 साल की सख्त कैद, तो उसका गला भर आया। उसने आदेश की फाइल मेज पर रख दी। कुर्सी पर बैठकर पसीना पोंछने के बहाने आंखों में छलके आंसू भी छुपा लिए। इसके बाद वह आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाया। जेल से निकलने के बाद रमेश पूरी तरह से क्रांतिकारी बन चुका था। अंधेरी कोठरी में दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वह मानवता और समाज सुधार के सपने बुनता। उसके विचारों में यह सवाल घूमता रहता, इंसान पाप क्यों करता है? और जवाब आता, इसलिए क्योंकि समाज में विषमता है। कोई महलों में रहता है तो किसी को छत तक नसीब नहीं, कोई रेशमी वस्त्रों में लिपटा है तो कोई चित्रों में सिसकता है। रमेश ने ऐसे समाज का सपना देखा जहां न कोई अमीर हो न गरीब, हर किसी को बराबरी का हक हो। उसके विचारों में डाका और चोरी भी पाप नहीं थे, अगर वे अत्याचार के खिलाफ हों। धनी अगर अपनी दौलत खुद नहीं बांटता तो जबरदस्ती लेना कोई गुनाह नहीं। कानून इसे पाप कहता है तो कहे, लेकिन एक दिन हमारी अदालत होगी और वहां वे अमीर गुनहगार ठहराए जाएंगे जिनके पास जरूरत से ज्यादा है। हम उनसे मेहनत करवाएंगे। जेल से बाहर आते ही रमेश ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन का ऐलान कर दिया। गुप्त सभाएं होने लगी, हथियार इकट्ठे किए गए और जल्द ही डाके का दौर शुरू हो गया। पुलिस उसकी खोज में जुट गई, लेकिन रमेश और उसके साथियों ने ऐसी चतुराई से अपने काम को अंजाम दिया कि किसी को भी उनका सुराग न मिला। रमेश ने गरीबों की भलाई के लिए डाके के पैसे से दवाखाने खोले, कहीं बैंक स्थापित किए। उसने नीलामी में जमीनें खरीदनी शुरू की और धीरे धीरे उसके पास एक बड़ी जायदाद हो गई। उस जायदाद की कमाई गरीबों की भलाई के कामों में लगाई जाती। उसने अपने आंदोलन को इस तरह फैलाया कि उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। जहां एक तरफ पुलिस रमेश की तलाश में थी, वहीं दूसरी तरफ वह गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटा था। उसकी योजनाएं किसी किले की तरह सुदृढ़ थी और उसका हौसला पहाड़ जैसा अडिग। ताज्जुब की बात यह थी कि सभी लोग जानते थे यह सब रमेश की चालाकी है। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ कुछ बोले। सभ्य समाज की नजरों में रमेश से अधिक निंदनीय और कोई नहीं था। लोग उसका नाम सुनते ही जैसे चौंक कर अपने कान बंद कर लेते। शायद अगर वह प्यास से तड़प तड़प कर मर रहा होता तो भी कोई उसे पानी देने की जहमत न उठाता। मगर यह भी सच था कि किसी में साहस नहीं था कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। इस तरह साल दर साल बीतते गए। सरकार ने इनामों की घोषणा कर डाकुओं को पकड़ने की हर संभव कोशिश की। विदेश से कुशल जासूस बुलाए गए, जिन्होंने रमेश और उसके गिरोह का पता लगाने के लिए एरी छोटी का जोर लगा दिया। लेकिन रमेश और उसके साथियों की चतुराई के आगे उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। फिर भी रमेश अपने सिद्धांतों पर कायम नहीं रह सका। वक्त बीतने के साथ उसे एहसास होने लगा कि उसके अनुयायियों में असंतोष की लहर उठ रही है। जो लोग ज्यादा तेज तर्रार और साहसी थे, वे दूसरों पर हुकूमत जमाने लगे। लूट का माल बराबर न बांटने से झगड़े बढ़ने लगे। यहाँ तक कि कई लोग रमेश से जलने लगे। वे कहते, हमारी कमाई से ये राजा जैसी जिंदगी जी रहा है, इसे ऐसा हक किसने दिया? अंततः गिरोह में फूट पड़ गई। एक रात का वाकया था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। एक युवक ने गुस्से में कहा, आप हर बार मुझे ही क्यों चुनते हैं? हिस्सा तो सब लेते हैं, तो जोखिम भी सबको उठानी चाहिए। रमेश ने सख्ती से जवाब दिया, कौन क्या करेगा ये तय करना मेरा काम है, तुम्हारा काम है आदेश मानना। युवक ताव में आकर बोला, अगर काम मुझसे ज्यादा लिया जा रहा है
तो हिस्सा भी ज्यादा मिलना चाहिए। रमेश ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा और चुपचाप अपनी पिस्तौल उठाई। बोले, इसका फैसला तब होगा जब तुम लौट कर आओगे। युवक भी तुनक कर बोला, मैं जाने से पहले ही इसका फैसला चाहता हूं। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पिस्तौल से उसकी जिंदगी का खेल खत्म करने ही वाले थे कि युवक फुर्ती से खिड़की से कूद गया और भाग खड़ा हुआ। फुर्ती और साहस में उसका कोई जोड़ नहीं था। चलती ट्रेन से कूद जाना भी उसके बाएं हाथ का खेल था। वह सीधा जाकर गुप्त पुलिस के मुखिया के पास पहुंचा। उधर यशवंत, जो पेंशन लेने के बाद वकालत करने लगे थे, न्याय विभाग के कई बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध रखते थे। उनकी वकालत बहुत तेजी से चमकने लगी। उनके पास पहले से ही लाखों की संपत्ति थी और पेंशन भी मोटी थी। चाहे तो आराम से घर बैठकर जीवन बिता सकते थे। देश और समाज की सेवा करना भी उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। निस्वार्थ सेवा की आकांक्षा केवल उन्हीं पुरुषों से की जा सकती है जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे हैं। लेकिन यशवंत का जीवन तो केवल धन अर्जित करने में व्यतीत हुआ था और अब उनसे ऐसा कोई कार्य अपेक्षित नहीं था जिसका प्रतिफल रुपए पैसे के रूप में न मिले। यद्यपि पूरा सभ्य समाज रमेश को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, यशवंत की नफरत सबसे प्रबल थी। वह खुलेआम कहता, यदि रमेश के विरुद्ध कभी मुकदमा चलेगा तो मैं बिना कोई शुल्क लिए सरकारी पक्ष से पैरवी करूंगा। रमेश पर कटाक्ष करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। यह व्यक्ति नहीं, शैतान का अवतार है, राक्षस है। ऐसे आदमी का तो चेहरा देखना भी पाप है। उफ, इसने कितने सम्मानित परिवारों का सर्वनाश किया, कितने निर्दोषों की जान ली, कितनी महिलाओं को विधवा बना दिया और कितने मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया। ये व्यक्ति नहीं, मानो पिशाच है। मेरा बस चले तो इसे गोली से उड़ा दूं या जीवित दफना दूं। सारा नगर खलबली से भर गया था। रमेश बाबू गिरफ्तार हो गए, ये बात सत्य थी। रमेश चुपचाप पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। वही युवक जो रमेश के सामने से छलांग लगाकर भागा था, पुलिस के उच्चाधिकारी को पूरे अपराध का कच्चा चिट्ठा सुना गया। अपहरण और हत्या का यह किस्सा भयावह, जघन्य और पाप से परिपूर्ण था। सम्मानित वर्ग प्रसन्नता से झूम उठा। सेठों के घरों में दीप जलने लगे। उनकी आत्मा पर जो नंगी तलवार लटक रही थी वह अब हटा दी गई थी। अब वे निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते थे। अखबारों में रमेश के कारनामे छपने लगे। जो बातें अब तक भय के कारण दबाई गई थी, वे अब समाचार पत्रों में उभरने लगी। इन्हें पढ़कर लोगों को पता चला कि रमेश ने किस प्रकार का उत्पात मचा रखा था। कई राजे महाराजे और धनाढ़ी लोग उसे नियमित रूप से मासिक कर देते थे। रमेश का आदेश पहुंचता, फला तारीख को इतनी रकम भेज दो, और कोई साहस नहीं करता था कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। वह समाजहित के कार्यों के नाम पर भी धनवानों से चंदा वसूलता था। रकम तय करना रमेश का काम था और अमीरों को वह रकम बिना प्रतिरोध चुकानी पड़ती थी। परंतु जहां एक और भद्र समाज इस घटना से आनंदित था, वहीं आम जनता गहरे विषाद में डूबी थी। अब कौन पुलिस के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा? कौन सेठों के अन्याय से उन्हें बचाएगा? उनके बच्चों के लिए कला कौशल के विद्यालय अब कौन खोलेगा? वे अब किसके सहारे खड़े होंगे? वे अनाथ हो गए थे। वही रमेश उनका संबल था। अब वे किसके सामने अपनी फरियाद रखेंगे? पुलिस गवाहियां इकट्ठा कर रही थी। सरकारी वकील मुकदमे की तैयारी में पूरी तरह जुटा हुआ था, लेकिन रमेश की ओर से कोई वकील खड़ा होने को तैयार नहीं था। सारे जिले में बस एक ही ऐसा शख्स था जो रमेश को कानून के शिकंजे से छुड़ा सकता था। वह था यशवंत। मगर यशवंत, जो रमेश का नाम सुनते ही बौखला जाता था, क्या उसकी पैरवी करेगा? यह तो बिल्कुल असंभव लग रहा था। रात के करीब 9 बज रहे थे। यशवंत अपने कमरे में अखबार पढ़ने में व्यस्त था। तभी एक महिला ने भीतर प्रवेश किया। यशवंत ने चौंक कर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अपने पति के लिए एक वकील। यशवंत ने अखबार एक तरफ रखकर पूछा, तुम्हारा पति कौन है? महिला ने नजरें झुकाकर उत्तर दिया, वही जो कभी आपके साथ पढ़ता था और जिस पर डकैती का झूठा मुकदमा चलने वाला है। ये सुनते ही यशवंत चौंक उठा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम रमेश की पत्नी हो? महिला ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ।
यशवंत ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता, महिला ने आक्रोश दबाते हुए कहा। आपका हक है मना करने का। आप इस जिले के आदमी हैं और मेरे पति के मित्र भी रह चुके हैं, इसलिए सोचा बाहर के किसी वकील को क्यों बुलाऊं। मगर कोई बात नहीं, अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाना पड़ेगा। यशवंत ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मेहनताना दे सकोगी? महिला ने गर्व से जवाब दिया। बड़े से बड़े वकील का मेहनताना कितना होता है? यशवंत ने गिनती करते हुए कहा। 3000 रुपए रोज, महिला ने गंभीरता से कहा। बस आप इस मुकदमे को संभाल लें, मैं आपको 3000 रुपए रोज दूंगी। यशवंत अविश्वास भरी नजरों से बोला। 3000 रुपए रोज? महिला ने बेझिझक जवाब दिया। हाँ, और यदि आपने उन्हें छुड़ा लिया तो 50,000 रुपए इनाम के तौर पर अलग से दूंगी। यशवंत के मन में लालच की लहर दौड़ पड़ी। उसने सोचा अगर मुकदमा 2 महीने भी खींच गया तो सीधे 1 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी। इनाम मिलाकर कुल रकम 2 लाख होगी। इतना धन उसने जीवन भर में भी नहीं कमाया था। लेकिन तभी उसका अंतर्मन कचोटने लगा। क्या इस पैसे की लालच में वह अपनी आत्मा बेच देगा? क्या ऐसे व्यक्ति को बचाना सही है जिसने न जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद की? लेकिन फिर लालच ने अपना रंग दिखाया। यशवंत ने मन ही मन सोचा अगर रमेश पकड़ा गया तो क्या उसके चेले चपाटे खत्म हो जाएंगे? शायद नहीं, ऊपर से 2 लाख की रकम छोड़ना बेवकूफी होगी। महिला ने उसकी खामोशी तोड़ते हुए पूछा, तो क्या जवाब है आपका? यशवंत ने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं कल बताऊंगा, थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। महिला ने कठोर स्वर में कहा, मुझे इंतजार की आदत नहीं। अगर आपको कोई दुविधा है तो साफ साफ मना कर दीजिए, मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगी। यशवंत को और सोचने का मौका ही नहीं मिला। त्वरित निर्णय अक्सर स्वार्थ की ओर झुकते हैं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। यशवंतः, क्या आप कुछ रकम पहले दे सकती हैं? स्त्री, कृपया बार बार पैसों की बात न कीजिए। उनके जीवन के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं है। आप जितनी रकम चाहें ले लीजिए। भले ही आप उन्हें बचा न सके, लेकिन सरकार को सबक सिखा दे। यशवंतः, ठीक है, मैं ही यह मुकदमा संभाल लूंगा। पुरानी दोस्ती का कुछ तो फर्ज निभाना चाहिए। पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया। सैकड़ों गवाह पेश किए गए। मुखबिर ने तो पूरे घटनाक्रम की कथा सुना डाली। लेकिन यशवंत ने अपनी दलीलों से गवाहों को कमजोर और मुखबिर को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने इस अंदाज में अपना पक्ष रखा कि रमेश बेकसूर साबित हुए। उनके खिलाफ कोई भी आरोप टिक न सका। यशवंत जैसे धैर्यवान और बुद्धिमान वकील का रमेश की ओर से खड़ा होना ही यह सिद्ध करने के लिए काफी था कि सरकार ने गलती की। शाम का वक्त था। रमेश के घर के बाहर एक बड़ा सा शामियाना लगा हुआ था। गरीबों को भोजन कराया जा रहा था और दोस्तों की दावत चल रही थी। ये रमेश के छूटने का जश्न था। हर ओर यशवंत की सराहना हो रही थी। रमेश को बधाइयों का तांता लगा हुआ था। यशवंत रमेश से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रमेश उनकी ओर देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। दोनों के बीच अब तक एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ था। आखिरकार यशवंत ने झुंझलाकर कहा, तुम मुझसे ऐसे बुरा मान रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया हो। रमेश, और आप क्या सोचते हैं, आपने मेरे साथ अच्छा किया है? पहले आपने इस जीवन को बर्बाद किया और अब परलोक भी खराब कर दिया। अगर पहली बार न्याय किया होता तो मेरा जीवन संवर जाता, और अब जेल जाने देते तो शायद मेरा अंत सुधर जाता। यशवंतः, यह मत कहो कि इस मामले में मैंने कितना साहस दिखाया। रमेश, आपने साहस नहीं बल्कि स्वार्थ दिखाया। आप अपने स्वार्थ के पुजारी हैं। मैं तो आपको भाड़े का नौकर समझता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत बुरे फैसले किए हैं, लेकिन इसे आपकी जिंदगी से बदलने को कभी तैयार नहीं हो सकता। मुझसे धन्यवाद की उम्मीद मत रखिए।